किसी भी अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एटॉमिसिटी या परमाणुकता कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब एक शब्द आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस, इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे पहले आपको इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। परमाणु त्रिज्या क्या होगी कि आप ये मान लीजिए कि ये परमाणु का केंद्रीय भाग है जिसको नाभिक कहते हैं, और ये सबसे बाहरी कोश है परमाणु का। ये देख लीजिए, इस नाभिक से लेकर, गोले को आप देख लें, थोड़ा और सही से बनाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बाहरी वाला कोश है। देखिए, अब इस नाभिक से लेकर, इस नाभिक से लेकर इस बाहरी कोश के बीच की जो दूरी है, इसी को क्या कहा जाएगा? परमाणु त्रिज्या कहा जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर है बात? अब ये बाह्यतम कोश, आंतरिक कोश, ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस। इस नाभिक में मैंने प्लस लिखा है, धनावेश लिखा है। क्यों? क्योंकि इस नाभिक में जो चार्ज होगा वो धनावेश होगा, और इस धनावेश का कारण कौन है? प्रोटॉन। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभिक में उपस्थित धनावेश का मुख्य कारण क्या है, तो आपका जवाब होगा प्रोटॉन। और इस नाभिक से लेकर ये है बाह्यतम कोश। ये देखिए, ये है बाह्यतम कोश। इस नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर है। अब देखिए कुछ डाटा। ये जो एटॉमिक रेडियस है, इसका मान भी होता है, और ये किसी परमाणु के लिए 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है, और 10 की पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या सामान्यतः कितनी होगी? 1 एंगस्ट्रॉन्ग, या इसी की रेंज में होगी। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? 10 टू पावर 10 माइनस में 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? नाभिक में धनावेश किसकी वजह से होता है? और परमाणु त्रिज्या की एक अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होती है। और इसका क्या मतलब है? 1 एंगस्ट्रॉन्ग। ये ए के ऊपर जो जीरो लगा हुआ है, ये एंगस्ट्रॉन्ग है, और ये एंगस्ट्रॉन्ग इसका मात्रक है दूरी का, दूरी मापने का। और 1 एंगस्ट्रॉन्ग में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। तो परमाणु त्रिज्या और इससे जुड़ी हुई जानकारी एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं। अब मैं नाभिक को बड़ा करके लिख रहा हूं। ये नाभिक, और नाभिक में होता है धनावेश।
ये प्लस इसलिए लिखा है कि नाभिक में धनावेश होता है, और किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। क्लियर है? अब इस नाभिक के केंद्र बिंदु से लेकर इसकी परिधि तक की जो दूरी है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो है नाभिकीय त्रिज्या। न्यूक्लियर रेडियस। देखिए, परमाणु की त्रिज्या, अब इस अंदर जो नाभिक है उसकी त्रिज्या, इस नाभिक के केंद्रीय भाग से इसकी परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? नाभिकीय त्रिज्या। जैसे परमाणु त्रिज्या का मान 10 की पावर -10 मीटर होता है, वैसे ही इस नाभिकीय त्रिज्या का मान 10 की पावर -15 मीटर होता है। देखिए, और जैसे 10 की पावर -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं, वैसे ही 10 की पावर -15 को 1 फर्मी कहेंगे। 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर। ये नाभिकीय त्रिज्या हो गई। परमाणु त्रिज्या और नाभिकीय त्रिज्या दोनों की डेफिनेशन, दोनों का मान। अब कोई आपसे ये पूछे कि परमाणु त्रिज्या और नाभिकीय त्रिज्या में से कौन बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि परमाणु खुद ही बड़ा होता है, इसलिए परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होती है नाभिकीय त्रिज्या से। रेडियस ऑफ एटम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और बहुत सारे जनरल साइंस के एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट को बताकर आपको एग्जाम में उलझाया जाता है। ये बात क्लियर है कि परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होती है नाभिक की त्रिज्या से। कितनी ज्यादा होती है, ये भी क्वेश्चन है। तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना ज्यादा होती। ये देख लीजिए। तो इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखें। अभी मैंने आपको बताया है नाभिकीय त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या, दोनों के डाटा, दोनों में कंपैरिजन। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितने गुना ज्यादा होगी? 10 की पावर 5 गुना, क्योंकि यहाँ 10 की पावर -15 है और यहाँ पर 10 की पावर -10 है। 10 की पावर -10 को एंगस्ट्रॉम बोलेंगे और -15 को फर्मी बोलेंगे। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम रेंज की, नाभिक की त्रिज्या फर्मी रेंज की, और परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना ज्यादा होती है। देख लीजिए, परमाणु त्रिज्या और नाभिकीय त्रिज्या में आपस में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। इसको ध्यान से देखिए, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि परमाणु द्रव्यमान मापन की जो इकाई है, इसको मेजर करने की जो यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय, जो मात्रक है इसका,
वो है AMU। देखिए, और इस AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु इकाई द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट। पहला क्वेश्चन, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई या जो एसआई वैल्यू है वो कौन सी है? तो आपका जवाब है परमाणु इकाई द्रव्यमान या एटॉमिक मास यूनिट। जब मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताया था, तब मैंने कहा था कि एक एमयू की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। और आजकल इस AMU की जगह केवल U का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस U का मतलब है यूनिफाइड मास। परमाणु की जो मापन की इकाई है, परमाणु इकाई द्रव्यमान, उसकी वैल्यू कितनी है। और साथ में आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि जो वैल्यू एक AMU की है, वही वैल्यू एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की है, और वही वैल्यू एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की है। और AMU को U से भी लिखा जाता है, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। एक और बात, जब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एक AMU की, तो इस डेफिनेशन में ऐसा आता है कि कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग इसके बराबर होता है एक AMU के। और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है? ये वाली, देख ले। क्या क्या चीजें याद रखनी है? 3 बातें याद रखनी है। इकाई क्या है? AMU, पूरा नाम। AMU को किस नाम से भी जानते हैं? U, यूनिफाइड मास। वैल्यू कितनी है? और जो इसकी वैल्यू है वही एक प्रोटॉन का द्रव्यमान या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, साथ में याद कर लें। और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु इकाई द्रव्यमान मापन के लिए कौन से तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, या इसकी परिभाषा के लिए। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से जब भी इसकी परिभाषा दी जाती है तो कार्बन लिया जाएगा, और कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः 12 होगा, तो कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग एक AMU के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगी। ये तीनों बातें आप अच्छे से याद रख लें। परमाणु इकाई द्रव्यमान AMU के मान निकालने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय रूप से किया जाता है? वो है कार्बन 12। और इस कार्बन 12 का कौन सा भाग 1/12वां भाग एक AMU के बराबर होगा? देख लीजिए। चलिए आगे। तो अपना टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास, इसकी इकाई हमने बता दी है, उसका मान कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या कहलाएगा? एक AMU। और कार्बन का ही क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि कार्बन क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, तो उसका अध्ययन करना
क्रिस्टेलोग्राफी से आसानी से होता है, इसलिए कार्बन 12 शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब है एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, ए बराबर जेड प्लस एन। ए का मतलब है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान से देखिए, जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक, और जनरल साइंस आपको समझ में आए इसलिए 20 तक तो आपको तत्व आने ही चाहिए। और एन का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर जेड प्लस एन। ए परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और एन क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी तत्व के लिए या किसी भी परमाणु के लिए जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो वास्तव में परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कि ए बराबर P प्लस एन। क्योंकि Z बराबर क्या होता है, P। जितना परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। फॉर्मूला देखिए, Z की जगह P क्यों लिखा, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या है, ए बराबर P प्लस एन। याद करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। और परमाणु का द्रव्यमान भी किसके द्रव्यमान के बराबर है, जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं। ये फॉर्मूला आपको साफ साफ कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये परमाणु है और ये नाभिक है। और इस नाभिक के अंदर कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए इसका नाभिक का आवेश भी क्या होता है, धनावेश। ये फॉर्मूला आपको एक बार फिर कह रहा हूं, मैं चीजें बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये समझें। इस फॉर्मूले से ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर हमने दिमाग लगाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में नाभिक का द्रव्यमान है, या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में होता है। दोनों लाइन एक ही है। परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में नाभिक का द्रव्यमान ही है। जितना नाभिक का द्रव्यमान है उतना ही परमाणु का द्रव्यमान है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। तो फिर ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। देख लीजिए,
किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। परमाणु का समस्त जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्रीय भाग में होता है, और केंद्रीय भाग कौन है? नाभिक है। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए कि परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होती है नाभिक की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। देख लीजिए, आगे देखते हैं। बात क्या है, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा। ये देखिए, ऐसे क्या स्टेटमेंट देगा, या तो ये बोलेगा कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार से अधिक होता है। ध्यान से देखना, और जो सबको पता है। या ये बोलेगा कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से ज्यादा होती है। या सिंपल भाषा में कई बार ये भी बोलता है कि परमाणु बड़ा गोला है नाभिक की तुलना में। इन तीन स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, और यह स्टेटमेंट इसीलिए दिया जाएगा कि आप उलझें, आप चीजों को गलत करें। क्वेश्चन में यह स्टेटमेंट देगा कि परमाणु का आकार नाभिक के आकार से बड़ा होता है। अब आप बताइए कि परमाणु के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में क्या संबंध है? देखिए, परमाणु बड़ा है, नाभिक छोटा है। परमाणु की त्रिज्या ज्यादा है, नाभिक की त्रिज्या कम है। ये सब स्टेटमेंट सही है, और ये पहले क्वेश्चन में लिखेगा वो, और फिर आपसे पूछेगा कि परमाणु का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान में क्या संबंध है। फिर ऑप्शन में आएगा परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा होता है नाभिक के द्रव्यमान से, नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होता है परमाणु के द्रव्यमान से, दोनों बराबर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब जो नॉर्मल सामान्यतः बच्चा सोचेगा कि जो गोला बड़ा है उसका द्रव्यमान सिंपल सी बात है ज्यादा ही होगा, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु का सारा द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। भले ही त्रिज्या 10 की पावर 5 गुना अधिक हो, लेकिन द्रव्यमान अधिक नहीं होगा। तो इतनी देर से मैं आपको परमाणु त्रिज्या बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, फिर परमाणु द्रव्यमान बताया, और उस त्रिज्या वाले कॉन्सेप्ट को ही द्रव्यमान से जोड़कर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको लगेगा भी नहीं कि ये बहुत टफ है, जनरल साइंस में ये नहीं पूछा जाना चाहिए। आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी जानकारी बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लीजिए, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज और देखिए आप, परमाणु या एटम, देखिए ये नाभिक है, और इसके चारों ओर
इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्र लगा रहा है उसको कक्षा या कोश कहते हैं। क्लियर है बात? इस नाभिक के अंदर जो धनावेश है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। ये है नाभिक। क्लियर है? अब यहां पर मैं अपरमाणविक कण और सामने लिख रहा हूं खोजकर्ता। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो जे जे थॉमसन बोल सकते हैं या टॉमसन बोल सकते हैं। दूसरा, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आपका जवाब होगा गोल्डस्टीन। और तीसरा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका जवाब होगा चैडविक। बचपन में इसको इस तरीके से भी हम याद करते थे, ईंट पगनाच। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाभिक के अंदर धनावेश किसकी वजह से हैं? प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है, खोज है, वो किसने की? गोल्डस्टीन ने। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की, तो याद रखें, आप ऐसे नहीं सोचें कि नाभिक में धनावेश होता है, धनावेश प्रोटॉन की वजह से होता है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है इसलिए नाभिक की खोज भी उसी ने की है। प्रोटॉन की खोज पूछी जाए तो गोल्डस्टीन, और नाभिक की खोज पूछी जाए तो रदरफोर्ड। और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। तो खोज से संबंधित क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की किसने की? टॉमसन ने या जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। देख लीजिए।